नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नितीशा बंसल लेकर आई हूं खास मुलाकात। आज बहुत सीधा साफ इंट्रोडक्शन। खास मुलाकात में आज हमारे साथ जमाल सिद्दीकी साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। सादगी पसंद, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, साफ छवि वाले पॉलिटिशियन, पढ़े लिखे पॉलिटिशियन। अक्सर हमारे देश में ये कहा जाता है, अक्सर ये तंज किया जाता है कि देश चलाने वाले जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते उतने। अक्सर ये कहा जाता है एक जिला चलाने के लिए, आईएएस बनने के लिए आपको बरसों मेहनत करनी पड़ती है, और जो लोग पूरा प्रदेश चलाते हैं, देश चलाते हैं, उनसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगता। तो आज एक ऐसे पॉलिटिशियन से हम आपको मिलवाएंगे जो कि बाय एजुकेशन इंजीनियर हैं, पेशे से कंस्ट्रक्टर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का उनका बिजनेस है, बिल्डर रहे और उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। बहुत स्वागत करूंगी जमाल सिद्दीकी जी का, जो कि एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जब मैं पढ़ रही थी आपके बारे में तो मैंने देखा कि माँ एक गृहिणी, पिताजी स्कूल के प्रिंसिपल थे। बहुत साधारण परिवेश आपका रहा, लेकिन उसके बाद जीवन में जो आपकी उपलब्धियां हैं वो काफ़ी असाधारण हैं। तो ये विजन कहाँ से आया, कैसे वो एक सीधा साधा बालक आज देश के माइनॉरिटी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा का अध्यक्ष है, कैसे पॉलिटिक्स की राह पकड़ी? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जिन्होंने मेहनत करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पर साधारण से साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार का व्यक्ति, गरीब घर का व्यक्ति आकर अपनी सेवाएं भारत माता के लिए दे सकता है। नहीं तो पहले ये मुमकिन नहीं था। पहले ख़ानदानी राजनीति हुआ करती थी और दादा राजनीति में है तो पिताजी ने राजनीति संभाली, पिताजी राजनीति में है तो बेटे ने राजनीति संभाली। इस प्रकार से जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति चलती थी, उसमें हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को, गरीब घर के कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता था। लेकिन अब ज़माना बदल गया है और अब जो भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, जिनमें मेहनत है, जिनमें ईमानदारी है, जिनमें नलक है, वो लोगों को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। और यही वजह है कि आज देश भर में नए नए लोग आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सिद्दीकी साहब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनने से पहले आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो ये शिफ्ट कैसे हुआ? शुरुआत में आपकी विचारधारा समाजवादी पार्टी के साथ थी और उसके बाद में बदल गई? नहीं, जैसा कि मुसलमानों में हमेशा ये दिखाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, तो चूंकि मैं महाराष्ट्र से, नागपुर में से था, तो मुझे भी ये बात थी कि अगर राजनीति करनी है तो कहाँ जाना। तो कांग्रेस मुझे शुरू से पसंद नहीं थी, तो मुझे लगा कि मुलायम सिंह खुद को मौलाना भी कहते हैं और ये शायद मुसलमानों के सबसे करीब के नेता हैं और ये मुसलमानों को भला करेंगे, तो मैं भी उनके साथ शामिल हुआ। लेकिन थोड़े ही दिन में मेरा मोह भंग हो गया। हमने देखा कि इनकी जो सारी राजनीति है वो सिर्फ दिखावे की राजनीति है, हाथी के दांत की तरह, खाने कुछ और दिखाने कुछ और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई पहुंचाने का काम किया। तो हमने देखा कि माननीय मुलायम सिंह की पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने किया। और सबसे ज़्यादा दुश्मन अगर कोई है मुसलमानों का तो कांग्रेस पार्टी है, और मैं कांग्रेस के खिलाफ काम करना चाहता हूँ। लेकिन मैं मुलायम सिंह के साथ काम करके उनको ताकत देता हूँ और मुलायम सिंह जी जाकर फिर वो ताकत को कांग्रेस को दे देते हैं और कांग्रेस फिर जिंदा हो जाती है। तो हमने सोचा ये तो गलत जगह में काम कर रहा हूँ। और जब मेरा मोह भंग हुआ तो मैंने देखा कि जिसको लोग दुश्मन बता रहे हैं, और मैं जिस प्रकार से मैं वहाँ पर स्वयं सेवक बना, मैं लोगों वहाँ से जो हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग हैं उनकी सेवाओं को देखा, उनकी निष्ठा को देखा, उनके राष्ट्र प्रेम को देखा, और किस प्रकार से बिना भेदभाव के, बिना जाति के, बिना धर्म के भेद के वो सबको गले लगाकर सबको एक इंसान बनाने का काम करते हैं, अच्छा आदमी बनाने का काम करते हैं, राष्ट्र निर्माण में लगाने का काम करते हैं। तो मुझे लगा कि यही एक ऐसी पार्टी है जिसमें हम जाकर अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि इस बात की कि मैंने सही निर्णय लिया और आज मैं देश की सेवा में अपने आप को झोंक दिया हूं और मेरे हिसाब से मैं देश की सेवा कर रहा हूं। अच्छा, आपने बात की नागपुर की। आप नागपुर से ही ताल्लुक़ रखते हैं और नागपुर से आरएसएस भी ताल्लुक़ रखता है। बीजेपी जब बनाई गई थी तो जो कोर कमेटी थी उसमें एक महामंत्री मुसलमान थे, और उसके बाद में बीजेपी की छवि ये बन गई कि एंटी मुस्लिम पार्टी है ये। लगातार देश में ये प्रचार किया गया, ऐसा लोगों ने कहा, विपक्ष ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ काम करती है।
हालांकि आप एक के बाद एक बिल लेकर आ रहे हैं, चाहे 3 तलाक की बात हो उसको भी एंटी मुस्लिम बताया गया था, 370 की बात की गई, कश्मीर की बात की गई तो भी ये कहा गया कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीरी मुसलमानों के साथ अन्याय है। ये एंटी मुस्लिम वाली जो छवि है ये कहाँ से आई, जबकि संस्थापकों में से एक तो खुद मुस्लिम थे। कांग्रेस पार्टी जो है बहुत स्मार्ट पार्टी है और हमने देखा कांग्रेस के लोगों में, उनमें एक खूबी है कि अगर वो आपको कन्विंस नहीं कर सकते तो वो कंफ्यूज करने की ताकत रखते हैं। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी जमीन पर संघर्ष कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी सच बेच रही थी, तो लोग सच के साथ बहुत जल्दी नहीं आते हैं। इसीलिए बार बार कांग्रेस ने झूठ बोला और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया गया कि भाई ये जो है मुसलमानों को आएगी तो पाकिस्तान भेज देगी, ये जो है मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है, चाहे वो 1991 में जब जनसंघ बना, चाहे 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, हमेशा सबको साथ लेकर सबके उत्थान की बात हुई। जिस विचारधारा पर हम काम कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, वो अंत्योदय की विचारधारा है, वो किसी एक के उदय की विचारधारा नहीं है। जो समाज का अंतिम आदमी है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो परेशान है, जो दुर्बल है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसको साथ लेकर उसके उत्थान की बात हो। जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है उसको सामने लेकर आए हम, उसको विकास के रास्ते पर लेकर जाए हम। इसीलिए हमने काम करना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला और मुझे अफसोस है इस बात की कि हमारा जो कौम है वो झूठ को समझ नहीं पाया। आखिर ये समझना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ बनाई जा रही है या मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई है, तो उसमें जो हमारे हाजी सिकंदर बख्श साहब थे वो छोटे मोटे नेता नहीं थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे। लेकिन कांग्रेस की जो नीति थी वो समझ गए थे कि कांग्रेस एक प्रकार का ऐसा अफीम है जिसको मुसलमान खाता रहेगा और नशे में रहेगा और एक दिन उसके पास कुछ नहीं बचेगा। वो हमेशा इस बात को कहते थे, लेकिन वो मुसलमानों को समझा नहीं पाए। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत थी और जो दिखता था, जो उन्होंने सिकंदर बख्श को इसलिए लाकर लाया था कि भाई सिकंदर बख्श जी के माध्यम से मुसलमान जुड़ेगा और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हम मिलकर कांग्रेस को बाहर खदेड़ेंगे और देश में असली आज़ादी लेकर आएंगे, जो अब आ रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो वो कामयाब रहे। मुझे खुशी इस बात की कि अब कांग्रेस को सबने देख लिया है और कांग्रेस के समर्थन वाले जो दल हैं, जो अलग अलग चेहरे लगाकर काम करते हैं, चाहे कांग्रेस के साथ सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां जो काम कर रही हैं उस सबको लोगों ने आजमा लिया है। यही वजह है कि अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सब लोग अब देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए और विकसित भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। जमाल साहब, कांग्रेस पर मैं 2 सवालों के आपसे जवाब चाहूंगी संक्षेप में। एक, शुरुआत में आपने कहा कि कांग्रेस आपको शुरू से पसंद नहीं थी। क्यों पसंद नहीं थी, क्या ऐसी बात थी? क्योंकि वो वक्त कांग्रेस का ही हुआ करता था, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या था ऐसा जिसकी वजह से आपको कांग्रेस शुरू से ही पसंद नहीं थी। और दूसरा, अभी अभी आपने कहा कि कांग्रेस बहुत स्मार्ट पार्टी है, तो वो स्मार्टनेस कहाँ गई? आज क्यों कांग्रेस हाशिए पर नजर आती है हमें? या तो स्मार्ट है या फिर स्मार्ट नहीं है। कांग्रेस मुझे इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि राजनीति का जो चुनाव था वो समाज निर्माण के लिए था और मैंने देखा कि कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटकर राजनीति करने का काम किया। मेरी जो सोच थी विकासवादी थी, इसलिए मुझे कांग्रेस पसंद नहीं थी। और जितने भी पाप देश में किए गए हैं वो कांग्रेस के जरिए किए गए हैं, चाहे वो देश को बांटने का हो, चाहे हिंदू मुस्लिम में तनाव फैलाने का हो, चाहे देश को टुकड़े करने का हो, चाहे देश को कमज़ोर करने का हो। सारी जो पाप किए गए वो कांग्रेस के लिए किए गए। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में कोई भी ऐसा काम नहीं था जो नहीं किया हो, चाहे देश को कितना भी नुकसान हो। इसलिए मुझे कांग्रेस पसंद नहीं थी। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता था जो व्यक्ति को देश के लिए काम करने के लिए लगाए। मैं ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता था जहां पर परिवार की सेवा ना हो, देश की सेवा हो। और कांग्रेस का मतलब है सोनिया गांधी के परिवार की सेवा, इंदिरा गांधी के परिवार की सेवा,
राहुल गांधी के परिवार की सेवा, क्योंकि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में काम करना मतलब भारत माता के लिए काम करना, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। अब वापस बीजेपी और मुसलमानों की बात कर लेते हैं। बार बार कहा जाता है विपक्ष के द्वारा कि एंटी मुस्लिम फैसले लेती है बीजेपी, और जिनमें से एक वक्फ को इस बीच काफी अपोज किया गया विपक्ष के द्वारा, हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आप लोग बिल पास करवाने में कामयाब रहे। सबसे पहले तो हमें ये समझाएं कि वक्फ की ज़मीन को लेकर जो पूरा डिबेट चला है, इसकी महत्ता क्यों और कैसे नज़र आई? क्या वक्फ की ज़मीन हमारे देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर हमारे बॉर्डर्स, जिस तरीके से चीन की हम बार बार बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन की, हमने कई बार कहा कि कई गांव बसा दिए गए हैं बॉर्डर्स पर, तो आखिर ये वक्फ की ज़मीन का मुद्दा कहाँ से और कैसे भारत के लिए आज के समय में ज़रूरी है? नहीं, ये भी देश का मुद्दा है, देश के गरीबों का मुद्दा है। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों ने जो ज़मीनें दान में दी हैं, जिससे समाज का काम हो, वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के राह में दान की गई ज़मीन, जिसका उपयोग गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा, बेरोजगार, बेसहारा उसके लिए होगा। उसके लिए अस्पताल खुलेंगे, उसके लिए शिक्षा के केंद्र खुलेंगे, उस पैसे से उनका इलाज होगा, गरीब बच्चियों की शादी होगी, यतीम खाने खुलेंगे, सब गरीबों को मदद किए जाएंगे। पर ऐसा कोई काम हुआ क्या? हम देख रहे हैं कि आज दिल्ली में भी बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी जो वक्त थी वो बेच दिए गए। इतने बड़े घोटाले हुए कि आम आदमी पार्टी की सरकार में उनके ही विधायक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन श्री अमातुल्लाह खान जेल में थे, अभी भी बेल पे हैं, फिर जेल में जा रहे। लाखों लाखों रुपयों की लूट हुई। तो आखिर ये मुसलमानों की प्रॉपर्टियों का लूट कब तक होगा? और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिल लाया है उससे उस लूट पर रोक लगेगी, जो एक प्रकार से 2013 में अमेंडमेंट के बाद वक्फ बोर्ड को सेक्शन 40 के रूप में एक लूट का लाइसेंस दिया गया था। जिस भी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड हाथ रखेगा, बिना किसी आधार के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, वो प्रॉपर्टी वो अधिग्रहण कर लेगा और अधिग्रहण करके अपने दोस्तों को बांट देगा। और जिसकी वो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा, और ट्रिब्यूनल में भी कौन लोग? वही कांग्रेस के लोग जो उसके साथ न्याय नहीं करते थे। तो अगर कांग्रेस के बनाए हुए इस काले कानून को, लूट के लाइसेंस को हमारी सरकार ने रद्द किया है, तो सिर्फ इसलिए रद्द किया है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, वक्फ बोर्ड बदनाम ना हो, वक्फ बोर्ड के रूप में इस्लाम बदनाम ना हो, मुसलमान बदनाम ना हो, और पारदर्शी काम हो। किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर आपको अपना हक जताना है तो डॉक्यूमेंट दिखा के जताना पड़ेगा। इस कानून को अगर लाने का काम किया है तो मुझे लगता है कोई गलत काम नहीं किया है। इससे मुसलमान का फ़ायदा होगा। जिस मकसद से मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के में दान किया, वो मकसद अब पूरा होगा। और बिला वजह कांग्रेस झूठ फैला रही है। कोर्ट का दरवाजा तो खटखटाया है विपक्ष ने, हालांकि क्या सुप्रीम कोर्ट से हासिल होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच जो नाम सामने आए हैं, जब वक्फ बोर्ड को लेकर, जमीनों को लेकर चर्चा हो रही थी, बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। दिल्ली का ओबरॉय होटल 1 रुपए की लीज पर दिया गया है, वक्फ की जमीन पर है। एंटीलिया का नाम भी सामने आया है, ओवैसी का तो आपने जिक्र किया ही। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, जो कि एक बड़ा भूमाफिया, हालांकि राजनेता भी थे वो और अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार, अतीक अहमद का परिवार, उस अतीक अहमद के तमाम जो करीबी हैं, उनके नाम पर बहुत सारी वक्फ की ज़मीन है। ये तमाम तथ्य अब सामने आ रहे हैं। इन ज़मीनों का क्या होगा? इन्हें वापस लिया जाएगा, वक्फ में लिया जाएगा, या सरकार अपनी ज़मीन इसको घोषित करेगी? कैसे अब डाइल्यूशन होगा? नहीं, मुझे खुशी है कि ये सारी प्रॉपर्टी अब सामने आ रही हैं और मुसलमान भी देख रहा है कि इन प्रॉपर्टियों को किसके राज में बेचा गया। इन प्रॉपर्टियों को क्या आरएसएस के लोगों ने बेचा? नहीं। इन प्रॉपर्टियों को क्या भाजपा के लोगों ने बेचा? नहीं। ये इन प्रॉपर्टियों को बेचने वाले वही दाढ़ी वाले, टोपी वाले मुसलमान थे, जिनको कांग्रेस ने अपने एजेंट के रूप में चेयरमैन बनाया था, वक्फ कमेटी में डाला था। इन्हीं लोगों ने मिलकर, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मिलकर, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, और सारे वक्फ प्रॉपर्टी को बेचा गया। अब ये मुसलमान भी देख रहा है, जो चीज़ें इन्होंने छुपाया था अब वो सामने आ रहा है, इसलिए तो इनको डर लग रहा है। अब आप देखेंगे जो मुंबई की आप बात की है, अंबानी जी के मकान को, उस वक्त विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, देश में प्रधानमंत्री जो है वो कांग्रेस के थे, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी को, जो यतीम खाने की प्रॉपर्टी थी, उसको बेच दिया गया। कैसे बेच दिया गया? हमारी सरकार ने इस पर जांच भी करवाया, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
लेकिन ऐसी कितनी प्रॉपर्टियां हैं जिनको बेचा गया, बेचने वाले तो दोस्त हैं, बेचने वाले आज शाह बने घूम रहे, बेचने वाले आंदोलन कर रहे हैं। अरे आप इतने हमदर्द थे तो पिछले 75 सालों में देश की आज़ादी के बाद आपने वक्फ के इम्प्रूवमेंट के लिए वक्फ प्रॉपर्टी का बेजा इस्तेमाल ना हो, वक्फ प्रॉपर्टी गरीबों के इस्तेमाल में आपने क्या किया? कितने यतीम खाने बनाए, कितने दवाखाने बनाए, कितने जो है शिक्षा के केंद्र खोले, किन गरीब बच्चियों की शादी करवाई गई? कुछ नहीं किया आपने। हालत तो वक्फ बोर्ड की ये हो गई है कि 25,000 का जो किराया आता है उसको 2500 बताते हैं और बाकी जेब में रख लेते हैं। यही वजह है कि 2006 में जब राजेश सच्चर की कमेटी बनी थी और कांग्रेस ने बनाई थी, उस कमेटी ने कहा कि वक्फ बोर्ड का जो इनकम है वो 10% भी नहीं है, कम से कम उन्होंने कहा था 1200 करोड़ रुपया का इनकम होना चाहिए। उस वक्त जो है 100 करोड़ भी इनकम भी नहीं हो रहा था, 12,000 करोड़ का इनकम होना चाहिए, उस वक्त 100 करोड़ भी नहीं हो रहा था। और उस वक्त से लेकर आज तक सिर्फ 400 करोड़ रुपया का इनकम उन्होंने बढ़ाया है, जबकि आज अगर देखा जाए तो 5 से 6,000 करोड़ रुपया का इनकम वक्फ बोर्ड को होना चाहिए। वो इनकम अब होगा जिन्होंने किराए के नाम पर, जिन्होंने लीज के नाम पर, जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन सारी प्रॉपर्टी को छुड़ाएगी और जो वक्फ का पैसा आएगा वो मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए लगाया जाएगा, उनके स्कॉलरशिप दी जाएगी, उनको शिक्षा दी जाएगी। आपने दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों का जिक्र किया, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले वक्फ अमेंडमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। अगले कुछ सवालों में महिलाओं को शामिल करने के पीछे क्या मकसद है बीजेपी का? क्यों महिलाओं को शामिल करना जरूरी था वक्फ बोर्ड में? और नॉन मुस्लिम सदस्य क्यों होने चाहिए? इन दो सवालों का जवाब। देखिए, महिलाएं हमारी आधी दुनिया है और इस्लाम में भी महिलाओं का स्थान बहुत ऊपर है। अगर दुनिया में किसी के कदमों के नीचे जन्नत है तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कदमों के नीचे नहीं है, वो हमारी माँ के नीचे है। ये दर्जा इस्लाम में महिलाओं का है, वो बराबर की भागीदार है। उनसे हम चूल्हा क्यों फुकवाएंगे? उनको हम अशिक्षित क्यों रखेंगे? उनको हम घर में बिठा क्यों रखेंगे? वो भी बराबर की भागीदार होकर देश के निर्माण में काम करेंगी। इसीलिए चाहे वो विधानसभा में आरक्षण की बात हो, चाहे लोकसभा में आरक्षण की बात हो, चाहे वक्फ में आरक्षण की बात हो, हर जगह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे बहनों के हक को रखा है और इसीलिए वक्फ में भी रखा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मुस्लिम एमपीज नहीं होते हैं। वक्फ बोर्ड की जो 11 लोग कमेटी है उसमें एमपी भी होना चाहिए, एम भी होना चाहिए। जो एमएलए है उस राज्य के विधानसभा में वक्फ के इश्यूज को उठाए, आवाज बने। उसी प्रकार से जो एमपी है अपने राज्य के वक्फ बोर्ड के इश्यूज को भारत के संसद में उठाए, वहां की आवाज बने। इसलिए व्यवस्था की गई है। अब मुझे बताएं, छत्तीसगढ़ में कोई मुसलमान एमपी नहीं है तो क्या ये वक्फ बोर्ड मेंबर नहीं रहेगा? महाराष्ट्र में अभी कोई मुस्लिम एमपी नहीं है, दिल्ली में कोई मुस्लिम एमपी नहीं है, गुजरात में कोई मुस्लिम एमपी नहीं है, मध्य प्रदेश में कोई मुस्लिम एमपी नहीं है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मुसलमान एमपी नहीं है, तो क्या वहां का नेतृत्व कोई नहीं करेगा संसद में? और मैं ये ऊपर से ये पूछना चाहता हूं, जो आपकी बातों से मैं समझ पा रही हूँ, इफ आई एम रॉन्ग मुझे करेक्ट कीजिएगा, वो ये कि सरकार ये मानकर चल रही है वक्फ रिलीजियस इशू नहीं है बल्कि रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉपर्टी का मसला ज्यादा है बजाय किसी धर्म विशेष के। बिल्कुल 100% है। ये तो प्रॉपर्टीज के इशू है। इन प्रॉपर्टियों को जिनको दान दिया गया है उसका सही इस्तेमाल हो, उससे सही रेवेन्यू आए, उसकी देख रेख हो, उसमें पारदर्शिता आए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने ये संशोधन किया और पहली बार संशोधन नहीं हुआ। वक्फ 1913 से चल रहा है, 1952 में संशोधन हुआ, 1954 में संशोधन हुआ, 1995 में संशोधन हुआ, 2013 में संशोधन हुआ। तो क्या सब जो संशोधन थे वो इस्लाम में दखलंदाजी थी? हमने तो पहली बार किया है, आपने तो 5-5, 6-6 बार किया है संशोधन। अगर संशोधन नहीं हो सकता था तो आपने संशोधन क्यों किया? और हमने भी जो संशोधन किया है, आपके जो काले कानून थे उसको रद्द करने के लिए किया है। जो वक्फ बोर्ड और मुसलमानों पे कलंक बन रहा था उसको मिटाने के लिए किया है। इसलिए देश का मुसलमान स्वागत कर रहा है, कई बड़ी बड़ी संस्थाएं। और आप देखेंगे तो शाहीन बाग जैसा क्षेत्र, वहां के हजारों हजार नागरिकों ने माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद पत्र लिखा और मुझे बुलाया उनके प्रतिनिधि के रूप में, और मैं जाकर उनके पत्र को स्वीकार किया। मैंने उनकी भावनाएं देखी कि किस प्रकार से वो गदगद थे, क्योंकि वहां भी अमानतुल्लाह खान ने, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लोगों के कब्रिस्तान को, लोगों के मकान को, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेचा है। लोग खुश थे कि हमें न्याय मिलेगा।
अच्छा, पार्लियामेंट में जब वोटिंग हुई 15-15 घंटे तक बहस चली है, हमारे दोनों ही सदनों में लंबी लंबी बहसें चली। इस बीच हमने देखा कि जब वोटिंग हुई तो टीडीपी और जेडीयू, ये दोनों ऐसे दल हैं जो मुस्लिम वोट बैंक पे काफ़ी डिपेंड करते हैं। अच्छा खासा मुस्लिम समर्थन इनको हासिल है वोटर्स का, लेकिन इन्होंने भी बेखौफ साथ दिया बीजेपी का। तो क्या ये बदलती हुई राजनीति है? क्या देश के मुसलमानों को के वोट खो जाने का जो डर था अब तक राजनेताओं में, वो डर दूर हो रहा है? उसमें सभी सहयोगी दलों ने भरपूर साथ दिया, खुलकर साथ दिया, खुशी खुशी साथ दिया, और उनके साथ में मुसलमानों का साथ भी शामिल था। कई सारे मुस्लिम संगठनों ने टीडीपी पर और जेडीयू पर जाकर बात किया। उन्होंने कहा भाई साहब ये कानून बनना चाहिए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम जो धर्मगुरु थे उन्होंने भी उनको जाकर समर्थन दिया, और इसी वजह से देश के सब लोगों ने मिलकर इस कानून को बनाया। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई चोरी चोरी चुपके चुपके कानून नहीं बनाया, भरपूर समय दिया बहस करने का। लेकिन मुझे निराशा भी हुई जब अखिलेश यादव खड़े हुए तो इधर उधर की बात कर रहे थे, और उस संसद से राहुल गांधी गायब थे। ये भी मुझे देख के निराशा हुई कि इधर तो सड़क पर आकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है, और जब संसद में बहस का मौका मिलता है, जब भारतीय जनता पार्टी के झूठ को सामने जनता के लाना चाहिए, अगर झूठ बोल रही है तो तब तुम गायब होते हो। तो जनता भी देख रही है, क्योंकि तुम गायब इसलिए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे, कोई वजह नहीं थी बिल का विरोध करने की। यही वजह है कि जब अखिलेश यादव खड़े होते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं, बिल पर बात नहीं करते, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं बोलने का। ये बिल जनता के हित के लिए बनाया गया है, पारदर्शी है, इसमें कोई उंगली रख नहीं सकता है। इसलिए लोगों ने बहस तो किया लेकिन मुद्दे पे बात नहीं की, कोई कमी नहीं गिनवा पाए कोई, और इसलिए देश देख रहा है और देश खुलकर इस बिल का स्वागत कर रहा है। अच्छा, फेवर और ओपोज में जो वोट्स पड़े दोनों ही सदनों में, उसमें लगभग 50 वोट्स का ही अंतर था, ज्यादा अंतर नहीं था। देखिए, अब आपको पता है जब व्हिप जारी होता है, जो दल के सांसद होते हैं वो बधे हुए होते हैं उसके दल के साथ खड़े होने के लिए। बहुत सारे लोगों के अंतरात्मा ने गाली दिया उनको जब वो इस बिल के खिलाफ वोट कर रहे थे, उनको डर भी सताया। ये चेहरा साहब छुपता नहीं है, सब दिखा देता है। तो ये जो उनके मन में एक परेशानी भी थी कि ये तो गरीब के हित के लिए बन रहा है, मैं इसके विरोध में वोट दे रहा हूँ, तो कई सारी मजबूरियां थी उनके सामने। लेकिन अगर उनकी अंतर आत्मा से कोई पूछे तो 99% लोगों का यही राय था, इस बिल में संशोधन होना चाहिए। इस बिल का माध्यम से जो लूट का लाइसेंस मिला था कांग्रेस को 2013 के संशोधन के माध्यम से, ये रद्द होना चाहिए, और इसका फायदा गरीब यतीम मिस्किन को मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, और वो व्यवस्था जो संशोधन बिल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है वो दे रहा है। इसीलिए लोग वो है अंदर से भी, उनके सांसद भी खुश थे, और कई सांसदों ने तो ऑफ द रिकॉर्ड कहा भी है कि बहुत अच्छा बिल है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, बीइंग माइनॉरिटी मोर्चा का अध्यक्ष, एक नई मुहिम चलाई जा रही है सौगाते मोदी, जिसमें ईद के मौके पर लोगों को तोहफे दिए गए थे, महिलाओं के लिए कपड़े भी थे और लोगों के लिए राशन भी था, और साथ ही आपने ये भी कहा कि गुड फ्राइडे, ईस्टर, ऐसे तमाम मौकों पर आप लोगों के बीच जाएंगे, मिलेंगे, लेकिन कुछ खास इसमें सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखा। विपक्ष ने कहा कि देखिए सौगाते मोदी चल तो रहा है लेकिन इसे खुद पार्टी भी सपोर्ट नहीं कर रही है। पहले तो ये बताएं कि क्या है ये आपकी मुहिम सौगाते मोदी, क्या मकसद है, और विपक्ष के मुंह पर ताला कैसे लगाएंगे? क्योंकि विपक्ष ने कभी कोई सौगात दिया ही नहीं। जाहिर सी बात है, हम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हमारी ईद हुए, हमारा ईस्टर आने वाला है, और हम जाएंगे। हम तो घर में बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम मतलबी लोग नहीं है, हमारी राजनीति कोई चुनावी राजनीति नहीं है। हम 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं, तो ये अच्छा अवसर है, खुशी मनाने का अवसर है। हम ईद में भी लोगों के पास गए, और जब हम जाते हैं कहीं तो हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम खाली हाथ नहीं जाते। अभी आपके शुक्ला जी आए थे, हमारे लिए जो है वो तोहफा लेकर आए, हमारे लिए प्रसाद लेकर आए। कहीं भी हम जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, ये हमारी भारतीय संस्कृति। इसलिए हमने सोचा कि जब हमारे कार्यकर्ता हम जाएंगे तो हम खाली हाथ ना जाएं, वो भी त्योहारों में खाली हाथ जाना अपशकुन होता है, तो हम शकुन करने को जाएं। तो इसलिए जब हम जाएं तो कुछ ना कुछ लेकर जाएं। तो हमने एक किट बनाया, हमारे मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे वो पालक हैं, हमने उनका नाम दिया। हमारे यहाँ भी संस्कृति है, हम अपने पालक के नाम से कोई भी देते हैं, तो हम दिए और ले आकर मिले लोगों से। अब विपक्ष को ऐसा लगा कि ये तो इनके मुंह पे तमाचा हो गया, ये खुद को जो है अल्पसंख्यक की पार्टी बोलते हैं, खुद को मुसलमानों की पार्टी बोलते हैं, लेकिन कभी भी ईद बकरीद और ईस्टर और बैसाखी में जाते भी नहीं हैं, जाना थोड़ो मैसेज भी नहीं करते हैं,
और हम भाजपा के लोग जिनको ये दुश्मन बताते थे, हम जा रहे, उनके यहाँ मिल रहे, उनसे गले मिल रहे और उनको जो है तोहफा भी दे रहे, तो इनसे देखा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं किया। इसलिए ये उनकी जो उलझन थी, परेशानी थी, ये विरोध में आ गई। मुझे अफसोस है कि हम देने जा रहे, वो भी सरकारी खजाने से देने नहीं जा रहे। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता अपने जेब से, अपनी गाड़ी कमाई से, अपनी मेहनत कमाई से जो पैसा हमने इकट्ठा किया उसमें से अपने भाई बहनों को तोहफा दे रहे, वो भी इनसे देखा नहीं जा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। राजनीति में विरोध होता है, करना भी चाहिए, लेकिन ऐसा विरोध जिसका कोई आधार ही नहीं हो, ये तो शर्मनाक घटना है। अच्छा सिद्दीकी साहब, एक ज़रूरी सवाल जो मुझे लगता है भारत के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़रूरी है। आखिर कब तक मदरसा की शिक्षा को और दीनी तालीम को मॉडर्न एजुकेशन के साथ ब्लेंड कर दिया जाएगा? कब तक ये होगा कि लोग अपने रिलीजियस बिलीफ्स को साथ लेकर, अपने रिलीजियस बुक्स को पढ़ते हुए मॉडर्न एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी को भी ग्रास्प करेंगे? क्या इसके लिए अगला कदम अब बीजेपी उठाएगी? बीजेपी ने उठा लिया है। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा आज मिले, इस पर जोर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं। ऑन ग्राउंड ये क्या नजर आ रहा है या कब तक प्रैक्टिकली हो पाएगा? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है, इसमें पूरी व्यवस्था की गई है। और उनकी तो सोच हमेशा से ही, वो पहले से कहते थे कि इंसान के, मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में अगर कंप्यूटर हो तो दूसरे हाथ में कुरान हो, क्योंकि कंप्यूटर भी जरूरी है, कुरान भी जरूरी है और संविधान भी जरूरी है। हर आदमी शिक्षित होना चाहिए, हर आदमी अपने विवेक से फैसले लेना चाहिए और हर आदमी को अच्छा और बुरा चुनने का अधिकार है। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया है, इसमें बड़ी कामयाबी मिल रही है और इसीलिए देश का व्यक्ति अब सच और झूठ को पहचानने में सक्षम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब, बंसल न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। कुछ बहुत ही साफ बेबाक बातें जमाल साहब ने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, इस पूरी बातचीत के दौरान कही। जो मुख्य बातें उन्होंने रखी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पाप का लाइसेंस मिला हुआ था, जिसको अब खत्म कर दिया गया है वक्फ अमेंडमेंट के जरिए। उम्मीद इस नए बिल को दिया गया है, नाम जो दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये बीजेपी का स्टैंड साफ कर दिया कि वक्फ जो है वो रिलीजियस इशू नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी और रेवेन्यू जनरेशन का इशू है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है कि बच्चों के एक हाथ में अगर कुरान और दूसरे में कंप्यूटर हो तो देश बेहतर बनाया जा सकता है, इस विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी और सरकार आगे बढ़ रही है। फिलहाल खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहें बंसल न्यूज़।